आप देख रहे हैं गेवाड़ न्यूज। नमस्कार, मैं हूं ललित पांडे और आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। और आज हमारे साथ हैं कैलाश भट्ट जी, जो समाज सेवी हैं, राजनेता हैं, और आज गुफ्तगू उनके साथ करेंगे हम। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, तो क्या नज़ारा और क्या स्थिति दिख रही है सर क्षेत्र में? अभी कोरोना के समय में और अभी भी हम लगातार लोगों के बीच में, क्योंकि ये संकट का समय है और संकट के समय में हम प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि हम लोगों के बीच में जाएं और जो भी उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान अपने स्तर से जितना हो सकता है हमें करना चाहिए। बहुत सारे प्रवासी हमारे दिल्ली से आए हैं, बहुत स्थिति बेरोजगारी की स्थिति में है। बहुत सारे लोगों के मुझे फोन भी आते हैं कि अब हम पहाड़ आ चुके हैं और हम क्या करें। इसके लिए मेरा एक प्रयास है, आजकल मैं लगातार गांव में जा रहा हूँ। उसके पीछे मेरा केवल हेतु इतना है कि हम उनको जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत हो, चाहे प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत हो, चाहे कृषि विभाग की बहुत सारी योजनाएं हैं, उन सब के विषय में मैं लोगों को अवगत करा रहा हूँ कि आप किस तरीके से उनका लाभ ले सकते हैं। अभी जैसे मेरी भी कई युवाओं से बात हुई थी ना सर, जो आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि बैंक वाले सहयोग नहीं कर रहे हैं, या तो उनको फिर जमीन के कागज मांग रहे हैं जो कईयों के पास नहीं भी हैं, फिर वो पेरेंट्स भी घर में भी अभी वो ऐसी बात नहीं हो पा रही है। तो मेन आ रहा है कि लोन उतने बढ़िया तरीके से नहीं मिल पा रहा है। नहीं, अगर कहीं ऐसी स्थिति हो, सरकार का ऊपर से सख्त निर्देश है कि डीएम से कहा गया है कि जो बैंक ऐसा ना करें उनकी सूची उपलब्ध कराएं। जिनको ऐसी कहीं दिक्कत आ रही है उसको पूरी मदद करने के लिए तैयार है। अगर कहीं कोई ऐसा मामला संज्ञान में आए तो हम सब लोग भी उसमें सहयोग करने को तैयार हैं। जहां परस्यू करना पड़ेगा वहां करेंगे। कई लोगों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। एक तो ये भी आ रहा है कि लोगों के पास कुछ करने को, वो करें तो क्या करें पहाड़ में, या तो गाय पालें, वो बिल्कुल मतलब कोई नया रोजगार नहीं ले पा रहे। कई लोग तो कर रहे हैं अच्छा काम जी, जैसे आपके वहाँ भी दोरहाट में भी और चकोटिया में बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि गांव में रह के करें क्या, मुर्गी पालन करें, भेड़ पालन करें, तो उतनी वो भी जानकारी भी नहीं हो पा रही है। ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पहाड़ के अंदर हम जो काम के लिए जो है वो लोगों के पास पशुपालन है। देखो, मैं आप सब लोगों के सामने लाना चाहता हूँ कि हमारे मार्केट में आनंदा का दूध बिकता है, हमारे यहाँ जो है अमूल का दूध बिकता है, दूध आता है गुजरात से। और जबकि हमारे पास पूरे प्राकृतिक संसाधन उत्तराखंड के पास हैं, हमारी दोरहाट विधानसभा के पास, दोरहाट चकोटिया के पास हैं, कि हम यहाँ डेयरी पालन का अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन जागरूकता के अभाव में या उस पुराने परंपरागत तरीके से हम अपने काम को कर रहे हैं, जिससे कि हमारे लोगों को सफलता नहीं मिली। उनको नई तकनीक के साथ उनको समझाने की आवश्यकता है। ऐसा करेंगे तो डेयरी का उद्योग अच्छा चल सकता है। मैं जब पिछले उसमें हमारी वाइफ लोक प्रमुख थी दोरहाट में, उस दौर में भी हमने एक सर्वे कराया कि हमारे यहाँ जितनी बूचड़ों की दुकान है, उन बूचड़ों की दुकान में हम साल भर में कितने रुपए का मांस लोग खा लेते हैं, या कितने रुपए की बकरियां बिक जाती हैं। तो उसमें सर्वे करा तो कम से कम 4 से 5 करोड़ सालाना बकरी जो बूचड़ों की दुकान में कटती है ऑन रिकॉर्डेड, उसमें 5 करोड़ की जब बकरी हमारे यहाँ कटती है तो उसमें से 4.5 करोड़ के आसपास की बकरियां प्लेन से आती है, यानी कि वो पैसा भी हमारा बाहर गया। जबकि बकरी पालने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन हमारे क्षेत्र के अंदर है, लेकिन हमारे युवा इस तरफ को ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों को इन सब चीजों के लिए जागरूक करें। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, लेकिन मैं इस बात को भी मानता हूँ कि जो लोग यहाँ से प्लाइन करे हुए 8-10 साल जिनको हो गए हैं, हम उनसे आके अपेक्षा करें कि उनके हाथ पर कुदाल पकड़ा दें, उनके हाथ पर हम पॉली हाउस पकड़ा दें, उनके हाथ पर बकरी पकड़ा दें, उनके हाथ पर गाय पकड़ा दें, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा वो, क्योंकि उनके काम करने की हैबिट भी थोड़ा छूट गई हो। कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, भाई अन्य उसमें है। हमको चाहिए कि हम अन्य क्षेत्रों में भी लोगों को रोजगार के लिए प्रेरित करें। और मैं इसी उद्देश्य को लेकर के कि देखो, जब ये कोरोना काल नहीं चल रहा था, उस समय हमारे मन के अंदर ही था कि हमारे पूरे पहाड़ से प्लाइन हो चुका है, पहाड़ खाली हो गए, हम सोचते थे कि वापस आना चाहिए, और बहुत सारी योजनाएं चला रही। अल्मोड़ा पौड़ी 2 जिले थे। अब उसमें लोग वापस आ चुके हैं। आने के बाद अब हमारे पास व्यवस्था होनी चाहिए कि हम उनको रोकें। अब आप मुझसे, अभी आपका भी प्रश्न था और लोग प्रश्न करते हैं कि भट्ट जी आप गांव-गांव में जा रहे हैं, इसके पीछे आपका हेतु क्या है? कहीं कुछ और तो नहीं। मेरा हेतु केवल उसी प्रकार से है जिस प्रकार से श्रीलंका पर चढ़ाई करने के लिए राम जी ने जो राम सेतु के बनाते वक्त जो गिलहरी का उदाहरण आता है,
वो गिरहरी जो है, आपको सबको पता ही है कि गिरहरी जो है उन पत्थरों के बीच में सींच रही थी और उनसे पूछा कि भाई इतना बड़े पुल बनाने वाले नल नील इंजीनियर यहाँ पड़े हुए हैं, सारे सब लोग काम कर रहे हैं, गिलहरी तेरे जो है वो पूंछ से पानी से सिंचित करने से क्या होगा। उसने कहा कि जब इतिहास लिखा जाएगा, जब पूछा जाएगा कि रामचंद्र जी श्रीलंका पर चढ़ने के लिए अपना जब सेतु का निर्माण हो रहा था तो उसमें तुम्हारी भूमिका क्या थी, तो मुझे उस इसलिए मैं कह पाऊंगी कि मैंने अपने पूंछ को भिगा करके उन दो पत्थरों के जॉइंट को सींचने का काम किया। और जब कभी समाज मुझसे प्रश्न करे, कैलाश भट्ट से प्रश्न करे कि जब इतना बड़ा कोरोना का काल चला, इस कोरोना के संकट के काल में कैलाश भट्ट जी आप सामाजिक व्यक्ति हैं, तो आपका क्या योगदान था, अगर मुझसे पूछेगा तो मैं कह सकूंगा कि जितना मेरी एक छोटी सी हैसियत है, एक साधारण से कार्यकर्ता की तरह जो मेरी हैसियत है, उसके तरह मैं समाज के बीच में गया, मैंने लोगों को समझाने का प्रयास किया। मैंने कोरोना के काल में लोगों को मास्क और सैनिटाइजर और दूसरी तीसरी राशन और तमाम सारी चीजें मैं जितना कर सकता था, जितने छोटे संसाधन मेरे पास थे, मैं एक साधारण घर का व्यक्ति हूँ, वो जो मेरे पास संसाधन थे उन संसाधनों से मैं जो कुछ कर सकता मैंने करने का प्रयास किया। कैलाश जी, वैसे तो आप लगातार क्षेत्र में संपर्क में रहते हैं लोगों के, लेकिन इन दिनों थोड़ा सा ज्यादा सक्रियता क्षेत्र में आपकी है। निश्चित तौर पर ये तो आप चाह रहे हैं कि युवाओं के लिए रोजगार हो, उनको सहयोग मिले, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक थोड़ा लक्ष्य भी लगता है, क्योंकि आप पिछली बार भी विधायक के दावेदार थे, तो इस बार पार्टी टिकट देगी तो चुनाव आप लड़ेंगे? नहीं, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के बीच में जाना हमारा कर्तव्य है। अगर सामाजिक व्यक्ति समाज के अंदर नहीं जाएगा, जनता के बीच में नहीं जाएगा, तो फिर वो सामाजिक व्यक्ति नहीं है, फिर वो राजनीतिक काम नहीं कर सकता। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं और जहां तक राजनीति का सवाल है, अभी इस काम में मेरा कोई राजनीति की दृष्टिकोण से जनता के बीच में जाने का कोई उद्देश्य नहीं है। आपने प्रश्न किया कि भारतीय जनता पार्टी आपको चुनाव लड़ाएगी या कुछ करेगी, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी जब जो काम करने के लिए कहेगी वो मैं काम करूंगा और उससे ज्यादा फिलहाल कुछ नहीं। और मैं हमेशा से मेरी आदत रही है, मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रहा हूँ, मैंने इस राज्य के लिए संघर्ष किया है, जेल तक जानी पड़ी है और राज्य उस समय सरकार का चिन्हित राज्य आंदोलनकारी है। तो मेरा फर्ज बनता है कि इस संकट के समय में मेरा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को मैं पूरा करूं। इसी उद्देश्य से मैं पब्लिक के बीच में जा रहा हूँ। सर, जब मान लीजिए पार्टी आपको टिकट दे और आप चुनाव लड़े और जीते, हमारी आशा है, और तो क्षेत्र में जो है समस्याएं बहुत होती हैं। जब भी कोई लड़ता है कहता हम आएंगे हटा देंगे, लेकिन आज भी स्वास्थ्य सेवाएं हो गया, सड़क हो गया, बिजली हो गया, सब जगह व्यवस्थित नहीं आता है। तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी तब? नहीं, प्राथमिकताएं तो ऐसा है कि 2-3 चीजों की प्राथमिकताएं। एक है स्वास्थ्य के लिए जब सीधे दौड़ लगानी पड़ती है हमको रानीखेत और वहां करना पड़ता है, सारी स्थितियां खराब हैं। जब हमारे नेगी जी जो पलायन आयोग के हमारी सरकार ने आयोग बनाया था, तो उसके उपाध्यक्ष थे, तो वो BS नेगी जी, तो वो भी जब द्वारहाट आए थे, मैंने उनसे कहा था कि साहब आप पूरे द्वारहाट विधानसभा के जितने हॉस्पिटल हैं, आप चाहो तो 1 मिनट को बंद कर दो, लेकिन एक हॉस्पिटल ऐसा बना दो इस विधानसभा के अंदर कि जहां पर हम व्यक्ति के प्राणों को बचा सकते हैं। अगर हम 70 विधानसभा सीटें हैं हमारे प्रदेश के अंदर, हम 70 विधानसभा सीटों में एक अच्छा हॉस्पिटल बना दें कि वहां पर कोई भी व्यक्ति आए उसके प्राणों की रक्षा की जा सकती है, तो मुझे लगता है कि जो हमारा पलायन भी हो रहा है वो रुकेगा और यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिल पाएंगी। ये जितने भी हॉस्पिटल हैं ये सब हमारे रेफर सेंटर बन गए हैं। सरकारें प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी प्रयास बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है, डॉक्टरों को भरने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी अभी भी पहाड़ के में अभी बहुत कुछ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। उसको भविष्य में भी हमारी सरकार करते रहेगी। हम लोग भी इसमें जितना हम सब लोग होगा हम भी करेंगे। दूसरी क्या है, शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा की व्यवस्था पर भी बहुत सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा एक तरफ हमारी निजीकरण की व्यवस्था चल रही है, दूसरी तरफ हमारे सरकारी विद्यालय हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें भी एक ठोस पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है और उस पर भी हमारी सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ है और आपको नई शिक्षा नीति भी बनी है और बीच बीच में उत्तराखंड में भी शिक्षा में परिवर्तन हुआ है और आगे को और अच्छा होगा, उसको और अच्छा किया जाएगा। ये प्राथमिकताएं हैं। दूसरा, हमारे अगर द्वारहाट विधानसभा के परिक्षेत्र में कहेंगे तो हमें द्वारहाट विधानसभा का डेवलपमेंट इस प्रकार से करना होगा कि हम अपनी युवा पीढ़ी को कम से कम 5,000 10,000 लोगों को हम अपने ही क्षेत्र में रोजगार दे सकें। अब आप कहेंगे 5-10 हजार कैसे रोजगार दे पाएंगे, कौन सी इंडस्ट्री यहाँ लग सकती है, कैसा यहाँ क्या हो सकता है।
इंडस्ट्री के अतिरिक्त भी हम इसको पर्यटन के हब के रूप में इसको डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छा पांडुखोली वाला क्षेत्र है, उसको उस पूरे जंगल को हम बड़ी अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। पूरा 5-7 दिन का पैकेज भी जो है आध्यात्मिक टूरिज्म के द्वारा कर सकते हैं। चौरासी वाली बेल्ट है, वहां से हम तड़ाकताल झील का काम प्रगति पर है, उस पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि 2-4-5 वर्षों में वो काम हो जाएगा। उसके बाद हम जो है दुनागिरी ट्रैकिंग का रूट करते हुए वहां से हम तड़ाकताल की ओर निकल सकते हैं, वहां से हम उसको कौशानी टच कर सकते हैं। हम तो ये चाहें कि अगर एक बार टूरिस्ट हमारे पास इस विधानसभा के अंदर आए तो 5 दिन का पैकेज, 7 दिन का पैकेज वो इसी विधानसभा के अंदर करें, और उसी के अंदर जहां हमारे झरने हैं वहीं पर हमारे छोटे छोटे हट बन जाएं, उसी के अंदर जो है हॉर्स राइडिंग की व्यवस्थाएं भी हो, उन्हीं जंगलों के अंदर जो है रहने के लिए तंबू गाड़ के हो या चाहे अस्थाई स्थायी जिस प्रकार से भी उनके रहने की व्यवस्था हो। एक बार किसी जंगल के अंदर, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, पांडुखोली वाला चित्र है, इधर चौरासी वाला है, ये इसको हम इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा जो आध्यात्मिक टूरिज्म के रूप में है, हम देखो उधर से जो यात्रा शुरू होती है, हरिद्वार से स्नान करने के बाद ही बद्रीनाथ जी के दर्शन किए जाते हैं। लेकिन ये हमारी जो कत्यूर वैली, जो हमारी ये घाटी है, ये हमारी कत्यूरी राजाओं की राजधानी रही है चौथी। हम चाहते हैं कि चित्रशिला घाट हल्द्वानी, जो कत्यूरों की मान्यता, जो जिया रानी का जो जहाँ पर स्नान घाट भी जो है, वहां पर से लोग स्नान करके द्वाराहाट में 365 मंदिर समूह हैं, उनके दर्शन करने के बाद चकुटिया के अंदर कत्यूरों की उस राजधानी के दर्शन करने के बाद, स्टे करने के बाद, हमारे लखनपुर में जाने के बाद फिर यहाँ से बद्रीनाथ जी की अगर यात्रा की जाए, ये इस ढंग से प्रसारित करने की आवश्यकता है। 365 मंदिर समूह है द्वाराहाट के अंदर, जो आज पुरातत्व के अंदर है और खंडहर के रूप में वहां पर है। हम चाहते हैं, हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम उनमें मूर्ति स्थापना करें, उनमें प्राण प्रतिष्ठा करें, और ये प्रसारित करें कि हल्द्वानी में चित्रशिला घाट में स्नान करने के बाद, द्वाराहाट में उन मंदिरों में दर्शन करने के बाद, चकुटिया के अंदर लखनपुर में जाने के बाद, अगर आप दर्शन करने बद्रीनाथ जाएंगे, आपकी यात्रा तभी पूर्ण मानी जाएगी। इस तरीके का जब हम प्रसारित करेंगे, और बहुत सारे विषय हैं, तब जाकर के हम अपने क्षेत्र की डेवलपमेंट, ये वास्तविक काम है विधायक का काम किसी गांव के अंदर खड़ंजा बांटना, कहीं गूल, तो वो सब विकास की प्रक्रिया है, वो चलेंगी। लेकिन मूलभूत चीजें यही है कि हम अपने क्षेत्र को कैसे डेवलप करें। ये राज्य इसलिए बनाया था, इसलिए नहीं बनाया था कि कुछ लोग जो है कुछ पहुंच जाएंगे, कुछ लोगों का प्रमोशन हो जाएगा, कुछ राजनेता हो जाएंगे, इसलिए नहीं बनाया था। ये इसलिए बनाया था कि जहाँ विकास की किरण नहीं पड़ी है, वो क्षेत्र भी जागृत होने चाहिए। कैलाश जी, आपके विचार काफी अच्छे लगे और आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और फिर हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे सर। और ये थे कैलाश भट्ट जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता, और इनके साथ गुफ्तगू कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे गेवाड़ न्यूज।